गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मेक लर्निंग और पैशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले तो हम अपने मोटिवेशन की तरफ पढ़ते हैं। कृष्ण, जब भी मैं किसी काम में नाकाम हो गया, लेते ही तेरा नाम मेरा हर काम हो गया। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा वीडियो है वो भारत के इतिहास को जानो सीरीज को लेकर के है। और इस सीरीज में हमारे दो उद्देश्य हैं, पहला तो एकेडमिक और दूसरा हमारे पास जो यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी और अन्य आरओ एआरओ अन्य परीक्षाओं से संबंधित सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपके पास है पार्ट 3 सल्तनत का विस्तार। इससे पहले हमने आपको बताया था सल्तनत क्या है, इस्लाम का उदय और इस्लाम का भारत में आगमन। इसके बाद आपने देखा था गुलाम वंश के बारे में हमने अध्ययन किया था। गुलाम वंश में मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्ताना, नसीरुद्दीन अहमद, महमूद, इस तरह के सब नाम थे। और अंतिम शासक था बलवन। बलवन के बाद सभी शासक कमजोर होते गए और एक नए वंश के उदय होता है। इसका नाम है खलजी वंश। खलजी अफगानिस्तान में एक खल्ज नामक स्थान को कहते हैं। खल्ज का मतलब होता है गर्म प्रदेश। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सल्तनत का मतलब क्या है। हमने आपको बताया था कि सल्तनत का मतलब क्या होता है। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आपकी आरओ और एआरओ एग्जाम की डेट आ गई है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लोकसेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई थी 30 नवंबर को। इसमें बताया गया है कि 11 फरवरी को रविवार को 2 सत्रों में पूर्वाह्न 9:30 से 11:30 और 2:30 से 3:30 बजे तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो जाएगी। तो आरओ और एआरओ में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको अब बैठने का समय नहीं रहा, अब वो अपनी तैयारी में जी जान से जुट जाएं। तो आपको पहली जानकारी देते हुए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा टॉपिक है सल्तनत काल का विस्तार। और विस्तार में आपको एक और बताते चलते हैं कि आपने देखा होगा, आप किस तरह से याद रखेंगे हमारे जो सल्तनत के वंश थे, 5 प्रमुख वंश हैं, और उन वंशों को कैसे याद रखेंगे, उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है आपके लिए। आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है गुलाब खिला तसले में। इसको आप याद रखेंगे। पहला अक्षर गुलाब, गुलाब से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तसले ता से खिल से खिलजी वंश, तीसरा है ता से तुगलक, और सा से सैयद, और ला से लोदी वंश। और में, यहाँ पर में का भी मतलब निकल के आता है। लोदी वंश के बाद शुरू होता है मुगल काल। और मुगल काल जिसका संस्थापक कौन था? जहीरुद्दीन बाबर, 1526 ईस्वी में। तो आपको जो सल्तनत हैं, कितनी सल्तनत थी? 5 सल्तनत बताई गई हैं। कौन कौन सी? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। हमने गुलाम सल्तनत का अध्ययन कर लिया है, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और अंतिम शासक था बलवन। अब हम अध्ययन करेंगे खिलजी वंश का। तो चलिए अब हम आते हैं खिलजी वंश की तरफ। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए। आइए अपने टॉपिक की तरफ। ये है हमारा टॉपिक, क्या है? सल्तनत का विस्तार। देखिए, सल्तनत विस्तार में आपको इस टॉपिक में स्पेशली खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है। और खिलजी वंश का जो समय काल है, टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320 तक। जैसे कि आपको पता होगा, 1265 से 1287 तक बलवन का इतिहास रहा है, जिसने सिजदा और पायबोस प्रथा का प्रारंभ किया। नौरोज त्यौहार विस्तार प्रारंभ कराया था भारत में। उसने कई अच्छे काम किए। तुर्क चहलगानी को भी खत्म कर दिया था। तुर्क चहलगानी को भी उसने खत्म कर दिया था। सल्तनत का विस्तार। सल्तनत का विस्तार जो है, खिलजी वंश का टाइम पीरियड आपको पता हो 1290 और 1320। देखिए, खिलजी वंश में जिसका पहला शासक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका जो भतीजा था उसका नाम था, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, अलाउद्दीन खिलजी। तो पहले हम चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक के हिसाब से चलना स्टार्ट करते हैं। बलवन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः ये खिलजी कहलाए। अब आते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए, इसका टाइम मात्र बहुत थोड़ा सा ही था, 1290 से लेकर 1296। और इसके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है
और बाद में वह स्वतंत्र शासक बन जाता है। तो देखिए फिरोज शाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन जो कड़ा, जिसमें कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में जो कौशाम्बी जनपद है वहाँ पर ये कड़ा का एक क्षेत्र था, उसका वह इक्तादार था तथा रक्षा मंत्री था। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। देवगिरी जो है और आगे जाकर के पड़ता है मध्य प्रदेश से आगे। वहाँ उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा की ओर चल पड़ा। कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है खिलजी वंश में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसके सुल्तान बनते वह समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था, जो कि इसको नहीं पसंद था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार एवं सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। देखिए प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव, फिर सबसे पहले यही चाहता था उलेमाओं को प्रशासन से दूर रखा जाए। अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरुओं का दखल पसंद नहीं था, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उसे लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उसकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई थी। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। अपनी विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों की रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। देखिए यहाँ पर राज्य विस्तार। देखिए राज्य विस्तार में क्या दिखाया गया है, ये जो है जो लाल रंग का जो क्षेत्र है वो सभी अलाउद्दीन का साम्राज्य था, और जो पीले रंग का है वह जो उसमें बताया गया है कि उनसे वह क्या किया था, उसने दक्षिण भारत के राज्य थे लेकिन उन पर राज्य नहीं किया बल्कि उनको अधीनता ही स्वीकार करा दी, जिससे उनको कर और उपहार प्राप्त होते थे। यानी कि अलाउद्दीन का भी विस्तार काफ़ी अच्छा रहा है। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। पूरे उत्तर पर उसका अधिकार था। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासक को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे एवं उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में क्यों नहीं मिलाया? इस तरह की नीति गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने अपनाई थी? तो इस तरह की जो नीति है उस गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने अपनाई थी, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा है तुगलक में